आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे थे। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने नहीं देखी है क्लास, तो आप लोग जाके प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी हमारी, जिसमें से हमने 101 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। इसके पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास देख चुके थे। उसके आगे से हम आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे थे। पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग उसको जरूर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आज की क्लास को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास अपनी। 101 क्वेश्चंस के बाद आज हम लोग उसके आगे से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है, वांडीवास का युद्ध भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों, जो वांडीवास का युद्ध है वह भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। वांडीवास का जो युद्ध है वह ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें जो फ्रांसीसी थे उनकी सेना हारी थी, तो फ्रांसीसी सेना हार गई थी। जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ कब था? 1760 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1760 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1616 ईस्वी में। आगे है, भारत में पहली डेनिश फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो भारत में जो पहली डेनिश फैक्ट्री है वह तंजौर में 1620 ईस्वी में स्थापित की गई। कहाँ? तंजौर में। नेक्स्ट है, यूरोपीय कंपनी के आने के क्रम में कौन सी कंपनी सबसे बाद में भारत आई थी? तो यूरोपीय कंपनी के जो आने के क्रम में सबसे बाद में भारत में आई कंपनी थी वह है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज खां की उपाधि किसे दी थी? तो जो जहांगीर था उसने अंग्रेज खां की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी थी। किसको? विलियम हॉकिंस को। अगला है, 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने किसको बंगाल का दीवान बनाया था? तो उसने मुर्शिद कुली खां को 1700 ईस्वी में औरंगजेब जो था उसने बंगाल का दीवान बनाया। याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां को। आगे है, बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार कौन था? तो मुर्शिद कुली खां जो था वह बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था। नाम में इसका मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट है, इजारेदारी की प्रथा शुरू किसने की थी? तो मुर्शिद कुली खां था। इसने इजारेदारी प्रथा शुरू की थी। यह बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था, इसको याद रखिएगा। अगला है, कृषकों को तकाबी ऋण, यानी जो खेती के लिए अग्रिम ऋण लिया जाता था, तकाबी ऋण जिसे कहते हैं, उसको प्रदान करने की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो कृषकों को जो तकाबी ऋण है उसको देना किसने स्टार्ट किया था? मुर्शिद कुली खान ने। आगे है, बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां बंगाल का प्रथम नवाब बना। आगे है, गिरिया का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो आपका जो गिरिया का युद्ध था वह बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां और बिहार के सूबेदार सरफराज खां के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बंगाल के नवाब जो अलवर्दी खां थे और बिहार के सूबेदार सरफराज खां, इनके बीच में गिरिये का युद्ध हुआ था 1740 में। आगे है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की? अलीवर्दी खां था जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। किसने? अलीवर्दी खां। आगे है, सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल का नवाब बना था? तो 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। आगे है, काल कोठरी त्रासदी जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है उसके समय बंगाल का नवाब कौन था? तो काल कोठरी त्रासदी के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। आगे है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के किस सेनापति ने अंग्रेजों का साथ दिया? प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला था उसके सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मीर जाफर ने। आगे है, प्लासी नामक स्थान बंगाल में किस नदी के तट पे है? तो प्लासी नाम का जो स्थान है वह भागीरथी नदी के तट पे है बंगाल में। याद रखिएगा, भागीरथी नदी। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, इसके बाद बंगाल का अगला नवाब किसे बनाया गया? तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। किसको? मीर जाफर को।
आगे है, अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को हटा के किस बंगाल का अगला नवाब किसे बनाया गया? तो किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफ़र को हटा के? तो मीर कासिम को हटाया गया था। आगे है, मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ परिवर्तित की? तो मुर्शिदाबाद से उसने मुंगेर अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, यानी बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में मीर कासिम ने परिवर्तित की। आगे है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। कौन? मीर कासिम। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने भारतीय व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया? तो बंगाल का नवाब जो मीर कासिम था उसने भारतीय व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दिया था। किसने? मीर कासिम ने। आगे है, बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ? बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी, इसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था इलाहाबाद की संधि के तहत। आगे है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव था जिसने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको याद रखिएगा। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, प्रशासनिक विफलता के कारण बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? तो प्रशासनिक जो विफलता थी उसकी वजह से बंगाल में जो द्वैध शासन था इसको वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। कब? 1772 में। और किसने? वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। आगे है, हैदर अली ने किसे पराजित करके मैसूर पर अपना अधिकार कर लिया था? तो नंदराज को पराजित किया था हैदर अली ने और मैसूर पे अपना अधिकार लिया। नेक्स्ट है, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। याद रखिएगा, 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट है, यूरोपीय नमूने के सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो यूरोपीय नमूने से जो सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम भारतीय शासक था वह आपका हैदर अली था। कौन? हैदर अली। अगला है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह 1767 से 1769 ईस्वी तक अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में चला। याद रखिएगा, 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। और किनके बीच में? अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में। अगला है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ 1769 ईस्वी में। मद्रास की संधि के तहत। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई? तो हैदर अली जो था वो जीता था, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आगे दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वह 1780 से 1784 तक चला था। टोटल 4 वर्ष तक आपका दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चला। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो टीपू सुल्तान जो था उसने 1782 ईस्वी में जब हैदर अली की मृत्यु हुई थी उसके बाद दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किया। आगे है, हैदर अली के उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1782 से 1799 ईस्वी तक इसने, जो हैदर अली का उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान, इसने शासन किया। अगला है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ था? तो मंगलोर की संधि जब 1784 में हुई थी इसके तहत आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। नेक्स्ट है, शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। किसको? टीपू सुल्तान को। अगला है, मैसूर के किस सुल्तान ने जेकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी? तो टीपू सुल्तान था जिसने जेकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी। आगे है, फ्रांसीसियों का एक क्रांतिकारी गणतांत्रिक जो संगठन है वह कौन सा था जिसका सदस्य टीपू सुल्तान था? तो वही जो जैकोबिन क्लब था
वह फ्रांसीसियों का एक क्रांतिकारी गणतांत्रिक संगठन था जिसका सदस्य टीपू सुल्तान था। जैकोबिन क्लब याद रखिएगा। आगे है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो उसने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी स्थापित की। किसने? टीपू सुल्तान ने। आगे है, 1787 में टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने पातशाह की उपाधि धारण की 1787 में। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम में किस मैसूर शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया? तो टीपू सुल्तान था जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आयरकूट था जिसने दूसरे जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, आयरकूट ने। अगला है, तृतीय मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों, मराठा और निज़ाम, ये तीन थे और टीपू सुल्तान था, इनके बीच में लड़ा गया। आगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में हुई थी उसके तहत आपका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। अगला है, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया। याद रखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। आगे है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड वेलेस्ली जो था अंग्रेजी गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, किस संधि के तहत मैसूर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? तो सहायक संधि जो थी 1799 में हुई थी, इसके तहत मैसूर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला है, मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए वेलेस्ली को कौन सी उपाधि मिली थी? तो मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए जो वेलेस्ली था उसको मार्किस की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा। आगे, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो निज़ाम उल मुल्क था जिसने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में की थी। और किसने की? निज़ाम उल मुल्क ने। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है, निज़ाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था चिनखिलिज खां। निज़ाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? चिनखिलिज खां। अगला है, किस मुगल शासक ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दी थी? तो फ़र्रुखसियर जिसने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, फ़र्रुखसियर था वो। आगे है, भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि को स्वीकार किया? तो भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य हैदराबाद था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है इसको स्वीकार किया था। आगे है, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो सर आदत खान ने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की। याद रखिएगा, नाम क्या है? सआदत खां। आगे अगला है, अवध के किस शासक ने 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में भाग लिया? तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें सिराजुद्दौला ने भाग लिया था जो अवध का शासक था। आगे है, लॉर्ड वेलेस्ली ने किस वर्ष अवध के नवाब के साथ सहायक संधि की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो था उसने 1801 ईस्वी में अवध के नवाब के साथ सहायक संधि की। नेक्स्ट है, अवध के किस नवाब ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया? तो शहादत अली था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है, अवध का अंतिम शासक कौन था? तो नवाब वाजिद अली शाह अवध का अंतिम शासक था, नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा के किस वर्ष अवध राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? तो अंग्रेज़ों ने जो अवध के नवाब पे कुशासन का आरोप लगाया था उसने 1856 ईस्वी में अवध राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में उसी समय मिला लिया था। आगे है, कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो कर्नाटक में जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना है सादुतुल्ला खां थे, उन्होंने 1720 ईस्वी में किया था। आगे है, लॉर्ड वेलेस्ली ने किस वर्ष कर्नाटक के नवाब को पदच्युत करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने 1801 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब को पदच्युत किया था और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। याद रखिएगा, 1801 ईस्वी में।
आगे है पंजाब में सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने पंजाब में सिख धर्म की स्थापना की। नाम याद रखिएगा, गुरु नानक देव। अगला है आधिकारिक रूप से कितने सिख गुरुओं को मान्यता प्राप्त है? तो 10 सिख गुरु थे जिनको मान्यता प्राप्त थी आधिकारिक रूप से। आगे है सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जो थे वे धर्म के प्रथम गुरु थे। याद रखिएगा, गुरु नानक देव। आगे है गुरु नानक देव किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? वे बाबर के समकालीन थे। याद रखिएगा, किसके समकालीन? बाबर के। अगला है भारत में सर्वप्रथम गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय किसने स्थापित किया था? तो गुरु नानक देव ने ही स्थापित किया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो तलवंडी पाकिस्तान में 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। आगे है गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखी थी? तो गुरु अंगद ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी। याद रखिएगा, गुरु अंगद ने। आगे है सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद जो थे वे सिखों के दूसरे गुरु थे और पहले गुरु नानक थे। आगे पंजाबी भाषा की लिपि जो गुरुमुखी है इसका आविष्कार किसने किया? तो गुरु अंगद ने ही पंजाबी भाषा की जो लिपि गुरुमुखी है इसका आविष्कार किया था। आगे है लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने बनाया था? तो गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था। आगे है गुरु अंगद के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो गुरु अमरदास जो कि तीसरे गुरु रहे वे गुरु अंगद के उत्तराधिकारी बने थे। नेक्स्ट है गुरु अमरदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो जो गुरु अमरदास थे वे अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के। आगे सर्वप्रथम किस सिख गुरु ने सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया था? तो जो गुरु अमरदास थे इन्होंने ही सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध सबसे पहले किया। आगे है अकबर ने किसे 500 बीघा ज़मीन दान में दी थी? तो बीबी भानी को इसने अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दान में दिया था। याद रखिएगा, बीबी भानी को। आगे है 22 गद्दियों की स्थापना और प्रत्येक एक गद्दी पे एक महंत की नियुक्ति किसने की? तो गुरु अमरदास थे जिन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी और प्रत्येक गद्दी पे एक महंत की भी नियुक्ति की। अगला है गुरु अमरदास के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो गुरु रामदास जो थे जो कि गुरु अमरदास के दामाद थे और ये चौथे गुरु थे। याद रखिएगा, गुरु रामदास चौथे गुरु थे, ये उत्तराधिकार बने थे गुरु अमरदास के। आगे है पंजाब में अमृतसर नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर जो शहर था उसकी स्थापना की। क्वेश्चन पूछ सकता है पंजाब में अमृतसर नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो बताइएगा, गुरु रामदास ने किया था। याद रखिएगा इसको। आगे है किस सिख गुरु के समय से सिख धर्म का गुरु पद पैतृक बन गया था? तो गुरु रामदास के समय से जो सिख धर्म का है पद, गुरु पद, वह पैतृक बन गया था। इसको याद रखिएगा। अगला है अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो गुरु रामदास ने जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण कराना शुरू करवाया था। आगे सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ है, यानी गुरु ग्रंथ साहिब जिसे कहते हैं। आगे है सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ जो आदि ग्रंथ है इसकी रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु रहे, उन्होंने सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है आदि ग्रंथ की रचना की। आगे गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किस वर्ष की थी? तो 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, 1604 में। अगला है सिखों के किस गुरु ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य को पूरा करवाया। और किसने स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था? तो रामदास जो थे उन्होंने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया और पूरा किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने। आगे है गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी 1606 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश नामक धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया था? तो गुरु अर्जुन देव जो थे इन्होंने प्रत्येक सिख से दशांश नामक धार्मिक कर को वसूल करना प्रारंभ किया। आगे है अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो गुरु हरगोविंद जो थे जो कि 6वें गुरु थे, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। अगला है सर्वप्रथम किस सिख गुरु ने अमृतसर की किलेबंदी की थी? तो गुरु हरगोविंद था जिसने
सबसे पहले अमृतसर की किलेबंदी को करवाया था। आगे है, सिखों को सैन्य संगठन का रूप किस सिख गुरु ने दिया? तो सिखों को जो सैन्य संगठन का रूप है उसको गुरु हरगोविंद ने दिया था। किसने? हरगोविंद ने। अगला है, दारा सिखों को किस सिख गुरु ने आशीर्वाद दिया था? तो गुरु हरराय था, जो कि 7वां गुरु था। इन्होंने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया, गुरु हरराय ने। आगे है, किस सिख गुरु को दिल्ली जाकर गुरुप्रद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था? तो गुरु हरकिशन राय था, जो कि 8वें गुरु थे। इन्होंने दिल्ली जाके गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाया था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी के कारण हुई थी? तो गुरु हरकिशन राय था, जिसकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। जो चेचक नामक बीमारी है उसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण करवा दी थी? तो गुरु तेग बहादुर थे, जो कि इनकी हत्या औरंगजेब ने इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण करवाई थी। आगे है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनके बाद कोई और नहीं रहा, आखिरी थे गुरु गोविंद सिंह। अगला है, किस सिख गुरु ने खालसा नामक सैन्य समुदाय की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नामक सैन्य समुदाय की स्थापना की। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। आगे है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आगे है, पाहुल प्रथा की शुरुआत जो थी वह किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रथा जो थी उसकी शुरुआत की थी। आगे है, किस गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के शाश्वत गुरु के रूप में नामित किया? तो गुरु गोविंद सिंह था, जिसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के शाश्वत गुरु के रूप में नामित किया था। आगे है, किस सिख गुरु ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया था? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया। आगे है, किस सिख गुरु की समाधि के कारण नांदेड़ जो गुरुद्वारा है सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। आगे है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने और कब की थी? तो गुल खां नामक पठान था, जिसने 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या की थी। नेक्स्ट है, फारसी भाषा में जफरनामा किसने लिखा था? तो फारसी भाषा में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने अपनी मृत्यु से पहले गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया था? गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले गुरु प्रथा को समाप्त किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। आगे है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम लक्ष्मण दास था। अगला है, मुखलिसपुर में लोहगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बंदा बहादुर ने लोहगढ़ किले का निर्माण मुखलिसपुर में करवाया। नेक्स्ट है, सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां, जिसने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों की हत्या की थी, इसकी हत्या किसने की थी? तो बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार जो वजीर खां था इसकी हत्या की थी। अगला है, शहादरा कत्लगढ़ी में किसने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था? तो बंदा बहादुर था, जिसने शहादरा में हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। आगे है, किस मुगल बादशाह के आदेश पे 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो फर्रुखसियर जो था मुगल बादशाह, इसके आदेश पे 1716 में बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। आगे है, 1748 ईस्वी में किसने सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय किया? तो नवाब कपूर सिंह ने किया था। किसने? नवाब कपूर सिंह ने। आगे है, दल खालसा जब 12 दलों में विभाजित हुआ तो उसे क्या कहा गया? तो मिशल कहलाया था, जब खालसा दल जो था 12 दलों में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट है, पंजाब में सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? पंजाब में सिख साम्राज्य का संस्थापक महाराणा रंजीत सिंह को माना जाता है। किन्हें? महाराणा रंजीत सिंह को। अगला है, महाराजा रणजीत सिंह किस मिशल से संबंधित थे? तो सुकचकिया जो थे, सुकरचकिया मिशल, उससे संबंधित थे। आगे है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पे अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर में इन्होंने जब अधिकार किया था उसके बाद इन्होंने महाराजा की उपाधि को धारण किया। अगला है, किस सिख शासक ने हरमंदिर साहब जो कि स्वर्ण मंदिर में है इस पर सोने की परत चढ़ाई? तो महाराजा रणजीत सिंह ने 1830 ईस्वी में हरमंदिर साहिब पर सोने की परत चढ़ाई थी।
आगे, रणजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा किसने उपहार में दिया था? तो शाह शुजा था जिसने रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा जो था उपहार में भेंट किया। आगे, अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। अगला है, अमृतसर की संधि की मध्यस्थता किस अंग्रेज उत्तराधिकारी ने किया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ था जिन्होंने 1809 ईस्वी में अमृतसर की जो संधि हुई थी उसकी मध्यस्थता किया था। अगला है, महाराणा रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर को छीना था? तो भंगी मिसल से महाराणा रंजीत सिंह ने लाहौर और अमृतसर को छीना। आगे है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1845 से 1846 ईस्वी तक जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था चला था। आगे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय सिखों का शासक कौन था? तो महाराजा दिलीप सिंह थे उस समय सिखों के जो शासक थे। आगे है, लाहौर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो दिलीप सिंह और लॉर्ड हार्डिंग था जिसके बीच में 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, भैरोवाल की संधि कब हुई थी? तो 1846 ईस्वी में भैरोवाल की संधि हुई थी। अगला है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1848 से 1849 तक। कब तक? 1848 से 1849 तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, संपूर्ण सिख साम्राज्य अंग्रेज़ों के कब्जे में कब आ गया था? तो 1849 में अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था जो संपूर्ण सिख साम्राज्य था। आगे है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद कोहिनूर का हीरा किसे भेजा गया था? दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इसके बाद कोहिनूर का हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा गया था। आगे है, बंगाल के गवर्नर का पद कब गठित किया गया था? तो 1757 ईस्वी में बंगाल के जो गवर्नर का पद है उसको गठित किया गया था। अगला है, बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। किसे? लॉर्ड क्लाइव को। आगे है, बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? तो लॉर्ड क्लाइव था जिसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक रहा? तो 1765 से 1772 ईस्वी तक आपका बंगाल में द्वैत शासन रहा था। नेक्स्ट है, बंगाल के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय पेंसी टॉड, क्या नाम है? पेंसी टॉड, जो बंगाल के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। आगे है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग जो 1772 से 1774 ईस्वी तक था वह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अगला है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है इसके तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। आगे है, बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था। आगे है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में आपकी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। अगला है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। कब से कब तक? 1773 से 1785 तक रहा। आगे है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 तक चला। इसके समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। उस समय वारेन हेस्टिंग क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। आगे है, गीता का अंग्रेजी में अनुवादकार कौन था जिसे वारेन हेस्टिंग ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो विलियम विल्किंस था। कौन? विलियम विल्किंस, जिसे वारेन हेस्टिंग ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था और यह गीता का अंग्रेजी में अनुवादकार रहा। आगे है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने समय में हुई थी? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। किसके समय? वारेन हेस्टिंग के। आगे है, पिट्स इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा दिया था? तो वारेन हेस्टिंग था जिसने पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे दिया। आगे, वारेन हेस्टिंग को महाभियोग से कब मुक्त किया गया था? 1795 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को महाभियोग से मुक्त किया गया था। आगे है, 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया? तो वारेन हेस्टिंग ने ही कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा 1781 में स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगला है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो एलिजा इम्पे था, जिसे उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश 1774 में नियुक्त किया गया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस जो पॉलिसी है किससे संबंधित है? तो वह वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। आगे है भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था? 1786 से 1793 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। आगे है बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति है उसको किसने लागू किया? तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे है स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली को कब लागू किया गया? तो 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली को लागू किया गया था। तो दोस्तों आज हम लोग 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आपके बचे हुए क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। आप लोग हमसे कल जुड़ना ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास आपको देखने को मिले। अभी आपके 300 प्लस क्वेश्चन देखने को बचे हैं दोस्तों, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे। धन्यवाद।